इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ग्रुप ऑफ 4, ग्रुप ऑफ 6, ग्रुप ऑफ 7, ग्रुप ऑफ 8, ग्रुप ऑफ 10 एंड UFC के बारे में। ये अक्सर आपने सुना होगा ग्रुप ऑफ 4 या G4, G6, G7, G8 और G10। ये अक्सर आपने सुना होगा। ये ग्रुप क्यों है, किसने बनाए, बेसिकली इनके बिहाइंड क्या रीज़न था कि ये ग्रुप बनाए गए। तो इसी वीडियो में हम ये बात डिस्कस करेंगे ये ग्रुप है क्या और इनको क्यों बनाया गया था और कब बनाया गया। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम ग्रुप ऑफ 4 के बारे में बात करेंगे। नाम से जाहिर है कि ये एक ऐसा ग्रुप है जिसमें 4 मेंबर्स होंगे या 4 कंट्रीज़ होंगे या 4 स्टेट्स होंगी या नेशंस होंगी, कि ये एक ऐसा ग्रुप है जिसमें 4 कंट्रीज़ हैं। तो लेकिन ये क्यों बनाया गया और वो 4 कंट्रीज़ कौन से हैं? वो 4 कंट्रीज़ ये हैं ब्राज़ील, जर्मनी, इंडिया एंड जापान। ये वो 4 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने G4 का ग्रुप बनाया था। अब बेसिकली ये ग्रुप इसलिए बनाया गया था ताकि ये एक दूसरे को सपोर्ट करें, ताकि यूनाइटेड नेशन में सिक्योरिटी काउंसिल जो यूनाइटेड नेशंस की एक ऑर्गन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट और स्ट्रॉन्ग एक ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का सिक्योरिटी काउंसिल। इसमें टोटल 5 मेंबर्स होते हैं परमानेंट। तो उन 5 परमानेंट मेंबर्स में से परमानेंट सीट को हासिल किया जा सके, चाहे जैसे मर्जी उन सीट में से परमानेंट सीट को गेन किया जाए, कोई भी एक कंट्रीज़ को हासिल कर ले या इनमें से ज़्यादा कंट्रीज़ हासिल कर लें। तो ये 4 नेशंस जो हैं, ये जो 4 कंट्रीज़ हैं, ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं ताकि यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर की सीट हासिल की जा सके। अब ये यूनाइटेड नेशंस है क्या? पहले इसकी अगर हम बात करें तो यूनाइटेड नेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मकसद ये है कि पूरी दुनिया में अमन व सलामती को बरकरार रखना, पीस एंड सिक्योरिटी एंड डेवलप द फ्रेंडली रिलेशंस अमंग द नेशंस, और मुख्तलिफ जो कंट्रीज़ हैं उनके दरमियान आपस में फ्रेंडली रिलेशंस को क्रिएट करके रखना, और ताकि वो आपस में इजीली ट्रेड कर सकें, कॉर्पोरेशन उनमें रहे। तो बेसिकली मकसद तो यही है यूनाइटेड नेशंस का। अब यूनाइटेड नेशन की अगर बात की जाए इस ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसका हेडक्वार्टर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की स्टेट न्यूयॉर्क में है और इसकी बुनियाद 1945 में रखी गई थी 24 अक्टूबर को। अगर बात की जाए इसके ऑर्गन्स की, ये ऑर्गन्स ही बेसिकली यूनाइटेड नेशंस को ही चलाते हैं। आगे से इन ऑर्गन्स ने फर्दर ऑर्गेनाइजेशंस को रन कर रहे हैं। तो अगर आप यूनाइटेड नेशंस के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो का लिंक दे दिया है, तो वहाँ से आप जाकर यूनाइटेड नेशंस के बारे में डिटेल से जान सकते हैं। उस वीडियो में मैंने डिटेल में यूनाइटेड नेशंस के बारे में बताया हुआ है। तो बेसिकली इसके 6 ऑर्गन्स हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो सिक्योरिटी काउंसिल वाला ऑर्गन है ये सबसे स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी काउंसिल का ऑर्गन है। तो सिक्योरिटी काउंसिल में बेसिकली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के टोटल 15 मेंबर्स हैं। 15 में से 5 परमानेंट मेंबर्स हैं जो कि वीटो पावर भी कहते हैं जिन्हें हम। तो वीटो पावर का मतलब ये है कि ये 5 परमानेंट मेंबर्स के पास इतनी पावर है कि ये इंटरनेशनली डिसीजंस को कैंसिल भी कर सकते हैं या पोस्टपोन भी कर सकते हैं। और नॉन परमानेंट मेंबर्स की अगर बात की जाए तो वो 10 है। तो टोटल 15 मेंबर्स होते हैं सिक्योरिटी काउंसिल में। तो ये जो G4 नेशंस हैं, ये जो ग्रुप ऑफ 4 है, ये कंट्रीज जो ब्राज़ील, जर्मनी, इंडिया और जापान, ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं ताकि सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर की या वीटो पावर की सीट को हासिल किया जा सके। आई होप इट इज़ क्लियर। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। 2005 में ये ग्रुप ऑफ 4 नेशंस की बुनियाद रखी गई थी। अब हम बात कर लेते हैं यूनिटिंग फॉर कंसेंसस, इसको शॉर्ट फॉर्म में UFC भी लिखा जाता है। ये एक मूवमेंट है, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है या ग्रुप नहीं है, ये एक मूवमेंट है जिसका मकसद ये है कि परमानेंट मेंबर्स की जो सीट्स हैं जो कि वीटो पावर है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो सिक्योरिटी काउंसिल में इन परमानेंट मेंबर्स की सीट को कहीं बढ़ा ना दिया जाए, जिस तरह ये G4 नेशंस फोर्स करती हैं किसी न किसी तरीके से इनको परमानेंट मेंबर्स की सीट मिले। तो लेकिन ये एक ऐसी मूवमेंट है जिसका मकसद ही यही है कि ये परमानेंट सीट्स जो हैं इनकी एक्सपेंशन की अपोजिशन की जाए, मीन्स कि उसकी मुखालफत की जाए कि परमानेंट मेंबर्स की जो सीट्स हैं वो नहीं बढ़ेंगी, टोटल 5 ही रहेंगी। तो इनका G4 का मेन फोकस ये है कि परमानेंट मेंबर की सीट हासिल की जाए, चाहे कोई भी कंट्री हासिल करे इनमें से। ओके, तो अगर UFC की बात की जाए तो ये डेवलप हुई थी मूवमेंट 1990s में। तो इसको कॉफ़ी क्लब भी कहा जाता है और शॉर्ट फॉर्म में UFC भी लिखा जाता है, यूनिटिंग फॉर द कंसेंसस।
आई होप इट इज़ क्लियर। अब नेक्स्ट हम चलते हैं G4 के बाद हम बात करते हैं G7 के बारे में। अगर आपको G7 के बारे में क्लियर हो जाता है इट मीन्स कि आपको लाइब्रेरी ग्रुप के बारे में पता चल जाएगा, G6 के बारे में और G8 के बारे में भी क्लियर हो जाएगा। अब G7 है क्या? G7 को पहले फॉर्मली इन द पास्ट कॉल्ड, मतलब कि इसको पहले G7 को हम लाइब्रेरी ग्रुप भी कहते थे, ग्रुप ऑफ 6 भी कहते थे, ग्रुप ऑफ 8 भी कहते थे। अब हम ज़रा लाइब्रेरी ग्रुप की तरफ आते हैं। तो बेसिकली G7 की जो बुनियाद थी वो लाइब्रेरी ग्रुप से थी, बाद में इसको मॉडिफाई करके G6 का नाम दे दिया गया, फिर G7 का, फिर G8 का, फिर से इसको G7 का नाम दे दिया गया। वो क्यों, इसी चीज़ को हम डिटेल में जानते हैं। लाइब्रेरी ग्रुप की अगर बात की जाए तो 1973 में US सेक्रेटरी, ये बेसिकली ट्रेजरी डिपार्टमेंट जो है उसका सेक्रेटरी है जॉर्ज शोल्ट, इसने बेसिकली एक इनफॉर्मल गैदरिंग इकट्ठी की फिनांस मिनिस्टर्स की। ट्रेजरी जो डिपार्टमेंट है ये इसका मकसद यही होता है, ट्रेजरी डिपार्टमेंट का मकसद यही होता है कि फ़िनांस को कंट्रोल किया जाए। तो ट्रेजरी डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी ने, जो कि जॉर्ज शोल्ट था, इसने एक इनफॉर्मल मीटिंग या एक गैदरिंग इकट्ठी की फिनांस मिनिस्टर्स के डिफरेंट कंट्रीज से, जिनमें जर्मनी, फ्रांस, UK, ठीक है, और USA तो खुद इंक्लूड था। तो ये 4 कंट्रीज़ के फिनांस मिनिस्टर्स इकट्ठे हुए, ठीक है। तो इन्होंने एक इनफॉर्मल गैदरिंग की और ज़ाहिर सी बात है मीटिंग होनी थी। और USA के जो प्रेसिडेंट थे उस वक्त के वो थे रिचर्ड निक्सन। इन्होंने वाइट हाउस को ये इनफॉर्मल गैदरिंग की जो मीटिंग होनी थी इसके लिए मतलब कि इनको एज अ वेन्यू दिया ताकि यहाँ पर मीटिंग कर सकें। और इस मीटिंग, ये जो मीटिंग हुई थी ये वाइट हाउस के लाइब्रेरी में हुई थी। तो डेट्स वाई कि ये 4 कंसिक्वेंटली बिकम नोन एज लाइब्रेरी ग्रुप। और ये जो 4 कंट्रीज़ के का ग्रुप था, मींस के 4 कंट्रीज़ के फिनांस मिनिस्टर्स का, तो इसको लाइब्रेरी ग्रुप का नाम दे दिया गया। आफ्टर फ्यू मंथ्स IMF एंड वर्ल्ड बैंक इन्होंने मीटिंग कंडक्ट करवाई आफ्टर फ्यू मंथ्स के। उसमें शोल्ट्स ने क्या कहा कि जापान को भी हमें इंक्लूड कर देना चाहिए। एक USA, जर्मनी, फ्रांस और UK, ये 4 कंट्रीज़ तो पहले ही थे। जॉर्ज शोल्ट इन्होंने ये तजवीज़ दी कि जापान को भी इंक्लूड कर लेना चाहिए, तो सभी मेंबर्स ने एक्सेप्ट कर लिया, जर्मनी, फ्रांस, UK ने भी। तो इस कंट्री को भी इंक्लूड कर लिया गया। डेफिनेटली पहले 4 कंट्रीज़ थे, अब टोटल 5 कंट्रीज़ हो चुके थे, तो इसको ग्रुप ऑफ 5 का नाम दे दिया गया, जिसे G5 भी कहते हैं। लेकिन ये इतना फेमस नहीं रहा। अगर आप सर्च भी करें तो G5 का नहीं मिलता। मोस्ट ऑफ फेमस जो हैं वो लाइब्रेरी ग्रुप G6 और G8 हैं। तो G7 भी है, जाहिर सी बात है, लाइब्रेरी ग्रुप से G6 बना, फिर G7, फिर G8, फिर से G7 बना। अब बात करते हैं हम G6 के बारे में। तो 1975 में ये जो टोटल 5 कंट्रीज़ थे, जिनमें 4 कंट्रीज़ थे और जापान इंक्लूड करके टोटल 5 कंट्रीज़ हो गए थे। तो इनमें इटली भी शामिल हो गया 1975 में। तो टोटल कितनी कंट्रीज़ हो गए? टोटल 6 कंट्रीज़ हो गए, जिनमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK एंड USA थे। तो टोटल 6 कंट्रीज़ का ग्रुप बन चुका था, तो इसको G6 का नाम दे दिया गया। और ये जो कंट्रीज़ हैं ये हाईली रिचेस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ हैं। अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले तो लाइब्रेरी ग्रुप बना 25 मार्च 1973 में, ठीक है, जो कि बेसिकली वाइट हाउस में मीटिंग हुई थी, वाइट हाउस की लाइब्रेरी में, तो जिसकी वजह से लाइब्रेरी ग्रुप का नाम दे दिया गया। और 4 कंट्रीज़ थे इसमें, तो आगे से 4 कंट्रीज़ का जो ग्रुप था, जो लाइब्रेरी ग्रुप था बेसिकली, वो G5 में कन्वर्ट हो गया। लाइब्रेरी ग्रुप में एक और कंट्री ऐड हुआ, तो वो G5 बन गया, जो कि जापान था। और उसके बाद G6 की अगर बात की जाए तो इटली भी ऐड हो गया, G6 बन गया। और G7 की अब हम बात करते हैं 1976 में। 1975 में इटली ऐड हुआ था, 1976 में इसी ग्रुप में G6 में कनाडा भी ऐड हो गया। तो कनाडा ऐड होने के बाद ये टोटल 7 कंट्रीज़ हो गए और इस ग्रुप को G7 का नाम दे दिया गया। ग्रुप वही है, बस कंट्री एक और ज़्यादा ऐड हो गया और इसको G7 का नाम दे दिया गया। 1997 में 1997 में रशिया भी इस ग्रुप में ऐड हो गया, तो इसको एक और कंट्री इसमें बढ़ गया था इस ग्रुप में, जिसकी वजह से टोटल 8 कंट्रीज़ हो चुके थे। तो इसको ग्रुप ऑफ 8 का नाम दे दिया गया, यानी G8 का। लेकिन रशिया को 2014 में निकाल भी दिया गया था।
कुछ वजूहात थी यूरोपियन कंट्रीज़ की वजह से, तो रशिया को निकाल दिया गया। दोबारा से G7 बन गया, क्योंकि एक कंट्री एक्सक्लूड करें तो डेफिनेटली 7 कंट्रीज़ यही रहती हैं, तो G7 का ग्रुप स्टिल नाउ है। ये था G7 की हिस्ट्री के बारे में, द ग्रुप ऑफ 7 के बारे में। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। तो हम नेक्स्ट इसके G7 के कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे कि इन 2018 G7 नेशंस की अगर हम बात करें तो G7 नेशन के पास जितनी वेल्थ है वो टोटल दुनिया की ऑल ओवर द वर्ल्ड 60% नेट वेल्थ है, $317 ट्रिलियन। इतनी ज़्यादा वेल्थ है G7 नेशंस के पास। G7 की जितनी भी नेशंस हैं, अगर इन सभी की वेल्थ को इकट्ठा किया जाए तो ऑलमोस्ट 60% ग्लोबल नेट वेल्थ बनती है। मींस कि दुनिया का 60% जो दौलत है वो G7 नेशंस के पास है, और टोटल $317 ट्रिलियन वो बनती है। ये 2018 के मुताबिक है। टोटल 7 कंट्रीज़ हैं कि 60% दुनिया की दौलत इन कंट्रीज़ के पास है। एंड अबाउट 770 मिलियन पीपल, और 10% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, और पूरी दुनिया की 10% पॉपुलेशन इन कंट्रीज़ में है। और जस्ट इमेजिन के 60% दौलत इन कंट्रीज़ के पास है। तो ये इसीलिए कहते हैं ये एक तो बहुत ज़्यादा रिच कंट्री हैं, और ये रिच कंट्री के साथ साथ इनकी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा हाई है, और इसी वजह से इसे रिचेस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ भी कहा जाता है इन नेशंस को। अब हम बात करते हैं बेसिकली इसका एम क्या है G7 का। G7 का ये एम है कि वो डिफरेंट चैलेंजेस को देखें, उनको बेहतर करें, उन चैलेंजेस को दूर करें, थ्रेट्स को दूर करें कि वर्ल्ड इकॉनमी को कैसे बेहतर किया जा सकता है। और ये मेजर ग्लोबल इश्यूज़ को भी डील करती है इन एरियाज़ ऑफ द ट्रेड के कौन से दुनिया में एरियाज़ हैं जहाँ पर अगर ट्रेड की जाए तो नेशंस में ज़्यादा वेल्थ जनरेट की जा सकती है, इंडस्ट्री को बढ़ाया जा सकता है, डेवलपमेंट को बढ़ाया जा सकता है, सिक्योरिटी इश्यूज़ को देखते हैं, उनको बेहतर करते हैं जी, और इकनॉमिक्स को देखते हैं, दुनिया की क्लाइमेट चेंजेस के हवाले से बातचीत की जाती है, और इनको बेसिकली वो एड्रेस करते हैं, इन इश्यूज़ को देखते हैं और इनको रिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ग्रुप ऑफ 10 की। ग्रुप ऑफ 10 कंट्रीज़ का ग्रुप है, जिसका मकसद ये है कि ये IMF को, जिसे हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी कहते हैं, ये इनका एग्रीमेंट है कि इस अदारे को वो सपोर्ट करें, फाइनेंशियली तौर पर सपोर्ट करें, ताकि आगे से IMF अदर कंट्रीज़ को लोन वगैरह देने में उनकी हेल्प करे। तो IMF डेफिनेटली इनके पास इतनी अमाउंट कहाँ से आ रही है, इनके पास इतने ज़्यादा फाइनेंस रिसोर्सेज कहाँ से आ रहे हैं, तो कोई ना कोई पीछे बिहाइंड कोई ना कोई फोर्सेस होंगी। तो ये G10 जो कंट्रीज़ हैं, ये कंट्रीज़ IMF को सपोर्ट करते हैं ताकि IMF आगे से दूसरे कंट्रीज़ को लोन वगैरह दे सकें। तो ये जो G10 है, ग्रुप ऑफ 10 कंट्रीज़, वही हैं सेम G7 वाले, जस्ट इसमें 3 कंट्रीज़ ऐड कर दें आप, वही है। जिसमें हम अगर बात करें तो इसमें कनाडा, फ्रांस, इटली, जापान, UK, USA, जर्मनी, ये तो 7 कंट्रीज़ वही हैं। इस ग्रुप में जो 3 और कंट्रीज़ हैं वो हैं बेल्जियम, नीदरलैंड्स एंड स्वीडन, और इसकी बुनियाद 1962 में रखी गई थी ग्रुप ऑफ 10 की। आई होप आपको G4, G6, G7, G8, G10 के बारे में क्लियर होगा, और UFC के बारे में भी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या आपकी कोई राय हो तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए बता सकते हैं। लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब इल्म की जुस्तजू यूट्यूब चैनल, एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।